Hello students, I am Satyapriya and I welcome you all to another lecture of Alliler. In today's lecture, we will see the difference between pointwise convergence and uniform convergence through an example. देखो, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हमने कंसीडर करी. सपोज fn एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हमने कंसीडर करी फ्रॉम डोमेन R टू रेंज R. सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में रेंज हमेशा R लेनी होती है बिकॉज वी आर हेयर कंसीडरिंग सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस. और रियल वैल्यूड फंक्शंस का मतलब ये होगा कि जिनकी रेंज रियल नंबर्स के अंदर कंटेन्ड हो. ठीक है. सीक्वेंस को हमने किस तरह से डिफाइन किया, सो दैट एफ एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स ओवर एन. दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स इन आर, फॉर ऑल एन इन एन. सो आर के किसी भी पॉइंट एक्स के लिए एफ एन की वैल्यू हमने इस तरह से डिफाइन की. ठीक है. इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं एफ एन एक्स को. सो एफ एन ऑफ एक्स मेरा कितना हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर को हमने सिर्फ सेपरेट किया है, कुछ नहीं किया, बस इसमें डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट किया है. एक्स स्क्वायर ओवर एन अलग कर दिया एंड एन एक्स ओवर एन हम अलग कर देंगे. ठीक है. और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर ओवर एन और एन, क्योंकि एन मेरा एक पॉजिटिव टर्म है, एन तो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. सो एन से एन हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर ओवर एन प्लस एक्स स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1 बोल दो. ठीक है. नाउ फॉर एनी एक्स इन आर, एफ एक्स मेरा क्या होता था, ये लिमिट ही होती थी ना, एफ एक्स यही होती थी ना, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन ऑफ एक्स. ठीक है. तो एफ एक्स की वैल्यू अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी. सी, क्योंकि ये बहुत ईजी सा एक ईजी सा लिमिट की एक्सरसाइज है ये. सो अब देखो एफ एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स की वैल्यू हम फ्रॉम 1 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस एक्स. लिमिट तो एडिशन के ओवर इजीली सेपरेट हो जाती है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स. अब देखो x इज इंडिपेंडेंट ऑफ n. इंडिपेंडेंट ऑफ n का मतलब क्या है कि x की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है n की वैल्यू क्या है क्या नहीं उस चीज से. तो x को हम n की लिमिट से बाहर ले सकते हैं. ये लिमिट देखो किस रेस्पेक्ट टू n चल रही है हमारी, x पर n का कुछ फर्क पड़ नहीं रहा, तो x को तो बाहर लिख ही सकते हैं ना, x और x के सारी टर्म्स को इन द सेंस. तो एक्स स्क्वायर भी n पर डिपेंड नहीं कर रहा और इधर x भी n पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इधर से मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर लिखा. फिर देखो क्या बचेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n बचेगा सिर्फ, और उसकी वैल्यू मुझे पता है 0 होती है. 1 अपॉन n की 1 अपॉन n की लिमिट 0 होती है. ऐसी x को इधर मैंने बाहर लिखा और 1 की लिमिट तो 1 ही होती है. सो ये कितना है, देखो मेरे पास ये तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू 0 इज 0 एंड x इंटू 1 इज x. सो यहाँ से ये एक चीज मेरे पास आई. यहाँ से देखो मेरे पास क्या आया, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स इन आर. ठीक है ना, क्योंकि ऊपर में एक्स इन आर कोई भी आर्बिट्रेरी लेके चल रहा था, ये आ गया. तो इससे मैं ये एक चीज लिख सकता हूँ ना कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, एफ एन कन्वर्जेस टू एक्स पॉइंट वाइज ऑन आर. ठीक है. एक चीज हमने यहाँ पर कर ली कि हमने एफ एन एक सीक्वेंस हमने ली. देखो रिपीट करते हैं एक बार, हमने क्या किया, हमने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ली फ्रॉम आर टू आर. इस तरह से हमने सीक्वेंस को डिफाइन किया, हमने उसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकाल ली. एफ उसकी, क्योंकि पॉइंट वाइज लिमिट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने कोई एक पॉइंट लिया डोमेन का, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमने एक सीक्वेंस बनाई एफ एन एक्स, और इस वाली सीक्वेंस की हमने लिमिट निकाली. ठीक है ना, कि एक पॉइंट लिया, पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस बनाई एफ एन एक्स, इस सीक्वेंस की फिर लिमिट आई एफ एक्स इस पॉइंट पर, एक्स पॉइंट पर. लेकिन ये पॉइंट हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसलिए ये जो हमारी लिमिट आई है ये हर एक पॉइंट के लिए हमारी लिमिट आ गई है. तो इससे हम बोल सकते हैं कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज ऑन आर. ठीक है. अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इस लिमिट को हम यूनिफॉर्म लिमिट भी बोल सकते हैं. यूनिफॉर्म लिमिट का मतलब क्या हुआ, देखो यूनिफॉर्म लिमिट से मेरा मतलब है कि कैन वी से दैट एफ इज ऑल्सो यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ एफ एन. ये सीक्वेंस लिखने का तरीका इस तरह से, इसका मतलब क्या है कि दैट इज डज द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन आर. देखो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों का मतलब सेम है, वो थोड़ा सा ज्यादा थ्योरेटिकल लिखने का तरीका हो गया कि एफ इज यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एफ एन. और इसी को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली बोलना चाहें तो हम ये बोलेंगे द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन आर. तो ये हम चेक करेंगे. इसके लिए हमें चेक करने के लिए देखो हमारा क्या तरीका होता था, याद होगा आपको. एक बार हम दोनों की डेफिनेशन फिर से लिख देते हैं. देखो एक तरफ हमारा था पॉइंट वाइज, है ना, एक तरफ थी हमारी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और एक तरफ थी हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. ठीक है. क्या होता था, देखो दोनों केस में हम क्या लेते थे कि एफ एन एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस थी जिसकी लिमिट एफ थी.
एफ एन एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस थी जिसकी लिमिट एफ थी। यहाँ पर हम क्या लेते थे, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इन क्या, एक्स इन ए नोट बोलो इसको आप, अभी मैं बताता हूँ ए नोट क्या, एंड एक्स इन ए नोट देयर एग्जिस्ट के इन एन सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। देखो यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर ये क्या था, दो दो मैं बुलेट्स की फॉर्म में लिख देता हूँ कि एफ एन मेरा था फ्रॉम सेट ए टू आर, ये इसका डोमेन हुआ करता था, और एफ का डोमेन हुआ करता था ए नोट टू आर, और ए नोट मेरा क्या होता था, सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इस तरह की हमारी सिचुएशन होती थी उसमें। दूसरी चीज और क्या होती थी कि ये जो के था, के मेरा डिपेंड करता था एप्सिलॉन और एक्स दोनों पर। के मेरा डिपेंड करता था एप्सिलॉन और एक्स दोनों पर। डिपेंड करने का मतलब क्या है कि हमने एक एप्सिलॉन लिया, हमने एक एक्स लिया, हम 2 पॉइंट लेके, हम मतलब दो चीजें, दो पैरामीटर्स लेके चले थे, एक एप्सिलॉन और एक्स, और इन दोनों से हमें के मिला था। तो एप्सिलॉन और एक्स हम लेके चले और के हमें मिला, तो इन दोनों में से यदि किसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो के की वैल्यू चेंज हो जाती थी। ऐसी सिचुएशन आती थी। ठीक है, अब यूनिफॉर्म में देखते हैं, यूनिफॉर्म में भी ये सेम सिचुएशन है। ये देखो डोमेन सेम है, एफ एन का वही ए टू आर है और एफ का ए नोट टू आर है, यूनिफॉर्म के केस में भी। इसमें क्या होता था, इसमें हम लेके चलते थे कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists k in n such that f n x minus f of x is less than epsilon for all n greater than equals to k for all x in a node। इसमें देखो यहाँ पर हमने एक पॉइंट पहले से लेके चलते थे, और ये जो k आता था ये इस x पर भी डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पर ये जो k मुझे मिला है, यहाँ पर ये जो k मुझे मिला है, ये डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन, है ना। तो ये ही एप्सिलॉन, ये ही के सारे x के लिए काम कर जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर हर एक x के लिए अलग k मिलेगा। यहाँ पर क्या होता था, एप्सिलॉन यदि मैंने एक बार फिक्स कर दिया तो एक ही k, एक ही पॉजिटिव इंटीजर के सारे x के लिए काम कर जाता था। यहाँ पर हर एक x के लिए अलग k मिलेगा, क्योंकि k मेरा x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम वापिस हमारे एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल में देखो डोमेन आर टू आर था, ये सिर्फ रिकैप कर रहे हैं हम। एफ एन एक्स मेरा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स ओवर एन, और जो मेरी लिमिट आई थी वो आई थी एफ एक्स। ठीक है, इस तरह से अब हम देखेंगे कि ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म भी है क्या, क्योंकि पॉइंट वाइज तो है, ये तो हमने बता दिया, पॉइंट वाइज तो ये है। अब हम चेक करेंगे क्या ये यूनिफॉर्म भी है क्या। तो हम ये वाली डेफिनेशन देखेंगे, और फिर हम किसी गिवन एप्सिलॉन के लिए हम k निकाल के देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो k किस किस पर डिपेंड कर रहा है। k वो x पर भी डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पर भी डिपेंड कर रहा है, केवल एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो करते हैं, इसको करते हैं। देखो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है ना, क्योंकि देखो इस वाली डेफिनेशन में देखो, जैसे एप्सिलॉन तो हम लेके चल रहे थे ना, और गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो एप्सिलॉन तो हम लेके चल रहे थे। अब इस एप्सिलॉन से मुझे k मिलेगा। ठीक है, कंसीडर एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ एन एक्स मेरा कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स ओवर एन माइनस एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स माइनस एन एक्स ओवर एन विच इज इक्वल टू एन एक्स हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, और इसको थोड़ा सा देखो, एफ एन ऑफ एक्स minus f of x. X square is always a positive quantity. Square of any real number is always positive. n मेरा नेचुरल नंबर है, सो n इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसको मोड से बाहर लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव नंबर का मोड तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो मोड लगाओ चाहे ना लगाओ, है ना, एक ही बात है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो नाउ एफ एन ऑफ एक्स, ये जो अभी हम जो प्रोसेस कर रहे हैं सारा आपने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में किया हुआ है ये प्रोसेस, तो आई थिंक आप इस वाले प्रोसेस से फैमिलियर हो। अब देखो नाउ एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली एक्स स्क्वायर बाई एन इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं, तो यदि ये छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा, ये एप्सिलॉन से छोटा होगा तो ये भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। दैट इज इफ एंड ओनली इफ एन इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर बाई एप्सिलॉन। ये सारी टर्म्स यहाँ पर पॉजिटिव है, तो एज इट इज हमने साइड चेंज कर दी। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि चूज k इन n सच दैट k इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर बाई एप्सिलॉन। ये देखो, ये कोई भी आपकी टर्म आएगी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव थी, आपकी कोई भी पॉजिटिव टर्म आएगी। अब ये जितनी भी आए, ये टर्म जो भी आए, उससे बड़ा कोई भी इंटीजर आप चूज कर लो। जैसे सपोज ये आपका मान लो 3.14 आया, तो k को आप 4 ले सकते हो।
इसकी वैल्यू मान लो 3.14 आई, इसकी वैल्यू मान लो आपकी आई 4.27 आई, तो k को आप 5 ले लो। इस तरह से जरूरी नहीं है कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन भी आपका इंटीजर आए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इससे k को आपको हमेशा इंटीजर चूज कर रहे हैं जो इस वाली क्वांटिटी से बड़ा हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू 3.14 आई, तो आप k को 4 चूज कर सकते हो, इससे बड़ा चूज करना है, 3 चूज नहीं कर सकते उस केस में। जैसे सपोज इसकी वैल्यू आपकी 4.21 आई, तो k को आप 5 चूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम k को कोई भी एक इंटीजर चूज करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर बोल लो या नेचुरल नंबर बोल लो, दोनों का मतलब सेम ही है ना। तो k को आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चूज कर सकते हो सच दैट k इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर और एप्सिलॉन, k इन दोनों से बड़ा होगा। तो यहाँ से देखो हमने क्या चीज देखा, यहाँ से हमने क्या चीज देखी, k जो है डिपेंड्स ऑन x एज वे, k डिपेंड्स ऑन x एंड k डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। x की वैल्यू जब हम चेंज करेंगे तो भी k की वैल्यू चेंज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एक्स स्क्वायर के, और k की वैल्यू एप्सिलॉन पर भी डिपेंड कर रही है ना। तो यहाँ से हमने क्या चीज देखी, k डिपेंड्स ऑन x एज वेल एज एप्सिलॉन, दोनों पर डिपेंड कर रही है ना। देखो क्योंकि k को हमें एक्स स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन से बड़ा लेना है, मान लो मैं x की वैल्यू ही बढ़ा दूं, मैं x की वैल्यू डबल कर दूं, तो k की वैल्यू भी कुछ ना कुछ हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी अराउंड। ठीक है, सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, k डिपेंड्स ऑन x एज वेल एज एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज दैट कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। भाई यही आया ना, क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए तो k की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करनी थी। सो इस केस में जो हमारे पास आई, कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, ये हमारे पास एक केस हो गया। ठीक है, देखो फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हमारे पास क्या थी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस थी आर टू आर थे फंक्शंस, ये नोट करके रखो अभी यार, जो फंक्शंस थे हमारे आर टू आर थे, यही फंक्शंस थे, और ये इसकी जो लिमिट थी ये थी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा था। ठीक है, तो एक लाइन लास्ट में और लिख देता हूँ कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, है ना, ऑन आर, या इधर आप लिख दो ओनली पॉइंट वाइज, यूनिफॉर्म तो नहीं करता ना, यूनिफॉर्म के लिए तो चेक कर चुके कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ओनली पॉइंट वाइज ऑन आर, सिर्फ इतना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, हम इस सीक्वेंस का केवल डोमेन चेंज करेंगे। ठीक है, अभी जो हमने लिया था वो हमने कहां से कहां लिया था, अभी जो हमने लिया था वो आर टू आर फंक्शन लिया था, तो अब हम पूरा का पूरा आर ना लेके हम आर का कोई सबसेट ले लेते हैं। जैसे देखो कंसिडर करो, अभी हम क्या करेंगे, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस लेंगे ना, वो हम लेंगे क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से आर, सेम है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में हमें कोई चेंज नहीं करना, वही है एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स ओवर एक्स फॉर ऑल एन इन एन फॉर ऑल एक्स इन 0 1 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि डोमेन हमने चेंज कर दिया ना। अब इस केस में हम देखेंगे कि क्या है, सो एफ एक्स तो बाई प्रीवियस पार्ट, देखो सेम करना है, बाई प्रीवियस पार्ट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स इन 0 1, देखो पूरे के पूरे आर के लिए वो प्रोसेस करो या वो प्रोसेस 0 1 के लिए करो, इतना प्रोसेस सेम है। नाउ इज दिस कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म, अब हमें इसके लिए चेक करना है कि इज दिस कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म, कौन सी कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस हमने लिखी नहीं यहाँ पर। ठीक है, एफ एक्स बराबर एफ, यहाँ पर लिखो चलो एक लाइन, एंड एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज ऑन 0 1, क्योंकि हम सिर्फ 0 1 पर लेके चल रहे हैं ना, तो एफ एन कन्वर्जेस टू एफ, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे पहले वाले पार्ट से एज इट इज मिल जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि इज दिस कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म। सो फिर से भाई कि मैं कोई एप्सिलॉन लेके चलूंगा, सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक एप्सिलॉन लेके चला, कंसीडर, क्या कंसीडर किया मैंने, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, कितना आ जाएगा देखो फिर से भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स ओवर एन माइनस माइनस एक्स, वही फिर से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एन, एक्स स्क्वायर ओवर एन को भी देखो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर और मोड ऑफ 1 बाई एन, मोड को इस तरह से सेपरेट कर ही सकते हैं, दोनों टर्म पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर को भी आप बाहर लिख सकते हो और 1 अपॉन एन को भी आप बाहर लिख सकते हो। इसको आप मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2, 1 तो हम कर चुके थे ना, इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज देखो, डोमेन मेरा क्या है 0 to 1, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन मेरा 0 to 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, है ना, डोमेन 0 से 1 का मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इन एनी केस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1, इसको आप मार्क कर दो 3, सो बाई 3, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर हमेशा एक से छोटा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक से छोटा आ जाएगा 1 इंटू 1 बाई एन,
बाई 3 और 1 इंटू 1 बाई एन इज 1 बाई एन। तो इसको यदि लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई एन फॉर ऑल एन इन एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से एक चीज आ गई कि नाउ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन इफ 1 अपॉन एन इज लेस देन एप्सिलॉन। लास्ट वाले केस में हमने लिखा था यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ। देखो दोबारा दिखाता हूँ आपको एक बार। लास्ट वाले केस में हमने क्या लिखा था, इफ एंड ओनली इफ लिखा था ना। यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ क्यों लिखा था हमने, क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल थी। एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एन था। तो उस केस में ये छोटा होगा एप्सिलॉन से, मतलब ये छोटा होगा एप्सिलॉन से, एंड वाइस वर्सा कि ये छोटा होगा एप्सिलॉन से मतलब ये वाली चीज छोटी होगी एप्सिलॉन से। लेकिन इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में ऐसा नहीं है। इस वाले केस में ये ऑलरेडी एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन है, कि मतलब ये वाली चीज यदि 1 अपॉन एन एप्सिलॉन से छोटा होगा तब तो ये डेफिनेटली छोटा होगा। लेकिन यदि ये एप्सिलॉन से छोटा है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स एप्सिलॉन से छोटा है, तो 1 अपॉन एन के बारे में हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। भाई एप्सिलॉन इन दोनों के बीच में भी तो कुछ हो सकता है ना, तो हम श्योरिटी से नहीं कह सकते अदर वे में, इसलिए यहाँ पर आएगा इफ। देखो सिर्फ एक लेटर हमने चेंज किया है, फिर भी देखो मीनिंग पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि नाउ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन इफ 1 अपॉन एन इज लेस देन एप्सिलॉन, कि ये 1 अपॉन एन छोटा होगा तो ये तो अपने आप ही छोटा हो जाएगा, दैट इज इफ एन इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, बन गया बस अपना काम। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूज के इन एन सच दैट के इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन। देखो फिर से हम वही एक हम पॉजिटिव इंटीजर चूज कर लेंगे सच दैट के इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि 1 अपॉन एप्सिलॉन 0.3 है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0.3 है तो k की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। एप्सिलॉन 0.3 है तो k की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने चूज किया। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि k डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज दैट k डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन। और ये तो हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन थी, है ना, कि k डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन। ये तो हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन थी ना। अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हो आप, यहाँ पर जैसे लिखना चाहो ना, क्योंकि ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये x पर तो डिपेंड कर ही नहीं रही, तो यहाँ पर आप फॉर ऑल x इन 0 1 भी लिख सकते हो साथ साथ, क्योंकि ये वाली चीज ये इधर देखो x पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। इधर मैं x कुछ भी लूं उससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ n पर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें साथ साथ आप फॉर ऑल x इन 0 1 भी यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ से हमने डेफिनेशन से तो प्रूव कर ही दिया कि यहाँ से हमने देखा कि k डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन, क्योंकि k को चूज करते टाइम भी x इसमें कहीं नहीं आ रहा है, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में। जबकि उस वाले केस में क्या आ रहा था, उस वाले केस में देखो क्या आ रहा था, k एक्स स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आ रहा था, k x पर भी डिपेंड कर रहा था। उस वाले केस में केवल k ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन आया है। ठीक है, कहाँ पर वो चेंज हुआ है, ठीक है यहाँ पर चेंज हुआ है। और ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देखो, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यही तो थी, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम चूज करके चले, और ये इस तरह से आ गया था, जो k मेरा आया था वो डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन था। k डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज दैट द कन्वर्जेंस fn converges to f is यूनिफॉर्म। तो देखो केवल हमने डोमेन चेंज किया, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमने सेम रखे, केवल हमने डोमेन चेंज किया, पूरी की पूरी रियल लाइन को रेस्ट्रिक्ट करके हमने क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 रख दिया, और उसी से देखो कन्वर्जेंस की नेचर पर ही फर्क पड़ गया। पहले जब पूरी पूरी रियल लाइन पर हम कंसिडर कर रहे थे तो केवल पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था हमें, मतलब इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही थी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से हमें। लेकिन जैसे हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पर, तो देखो हमें कन्वर्जेंस हमारी यूनिफॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये हमने एक ऐसा एग्जांपल देखा कि जिसमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हमारी सेम थी, लेकिन डोमेन हमने जैसे ही चेंज किया तो कन्वर्जेंस की नेचर चेंज हो गई। ठीक है, सो दैट वाज ऑल इन टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।